नंबर 8 और 9 कंप्लीट करना था बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वाला ये क्वेश्चन नंबर 8 में कोई इशू है? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? शुरू नहीं किया? ये 9 में जरा डेप्रिसिएशन जो वर्किंग की थी उसकी जरा एंट्री दिखवा दो। कौन किसके एसेट्स का रिवैल्यू करता है? पेरेंट सब्सिडी के एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिवैल्यू करता है। देयरफॉर फिर एक्विजिशन डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक आपने एसेट की जब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो उसमें एनसी को शेयर क्यों मिलना है? क्योंकि एसेट सब्सिडी के जो रिवैल्यू है, ठीक है। तो सीआरई डेबिट, एनसी डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 1600 and 400 the value 100 and 800 सरप्लस क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? तो सरप्लस असल में एक्विजिशन डेट पे ही खत्म हो जाना, लेकिन जो एसेट है उससे फिर फर्दर डेप्रिशिएट होना। एनी कंफ्यूजन सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो हसन साहब ने कल एंड में सवाल किया था, क्लियर हो गया हसन साहब? हसन ही था शायद। चलिए सर पेज नंबर 165 में करेंगे। ये सर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया सर? अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर सिर्फ बनानी हो तो उसको कैसे कंसोलिडेट करते हैं। अब हम जा रहे हैं कि अगर सिर्फ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी हो तो फिर वो कैसे बनती है। नेक्स्ट स्टेप आएगा कि अगर ये दोनों बनानी है, और फिर एक आखिरी स्टेप ये आएगा कि अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लिंक कर देने वाली चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। सही बोला मैंने? प्रॉफिट अगर आ गया तो प्रॉफिट ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना, रिटेन अर्निंग से जाना, फिर प्रॉफिट ओपनिंग में ऐड होगा, डिविडेंड्स वगैरह आएंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी ने जाना ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन चले इनिशियली अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात करना है। आज पेज नंबर 165। ये सर एक एग्जांपल बनी हुई, इनिशियल पहले एक दो एग्जांपल बस अब गौर से सुन लेना। तो कहता एंटिटी पी बॉट 80% ऑफ एस, पेन पकड़ने जरा, 80% of S several years ago. Parent has 80% and therefore NC has 20% share. Income statement for the year ended 31st December 2001 is as follows. अब जिस तरह सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस आपको अवेलेबल थी, उसी तरह यहाँ पर पेरेंट और सब्सिडी के आपको सेपरेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स गिवन हुआ करेंगे। सिंपली क्या होना चाहिए आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, पेरेंट और सब्सिडी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह आपस में ऐड हो जाती है उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ऐड हो जाएगी। लेकिन क्या 100% ऐड होगी? यस सर। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 100% ऐड होती है और बाद में उसका उस समय से एनसी का शेयर अलग हो जाता है, इसी तरह इनिशियली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पहले 100% ऐड होगी और उसके बाद जब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि पेरेंट का अपना शेयर कितना है और एनसी का कितना है। तो इनिशियली सिंपली क्या होना है, कैलकुलेटर पकड़ना, 5 lakh plus 2,50,000. What is 750,000? Consolidated revenue, sales.
2 लाख प्लस 80,000 तो 80,000। अभी सगर लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है मेरा ख्याल, जस्ट एक बस से वर्किंग देखें तो जब एग्जांपल्स आती हैं सही वाली करते हैं। अब 750,000 माइनस टू 80,000 कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट को शायद प्लस करने की बजाय इस तरह भी तो किया जा सकता है, 750 माइनस कंसोलिडेटेड रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम प्लस ओके 31 करते जाए जरा काइंडली, एडमन सेलिंग अदर एक्सपेंसेस फाइनेंशियल चार्जेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आ रहा है, टैक्स एक्सपेंस ऐड हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाए। तो सिंपली क्या किया हमने 100% ऐड किया। अब ये जो 99,000 आया आगे 99 एक सर्कल लगा जरा से नीचे जाके 99,000 में किस किस का प्रॉफिट अब ऐड हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक बड़ा सिंपली हम ऐड अप करके जब यहां तक पहुंच गए तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नई चीज ये है कि जब यहां तक प्रॉफिट आ जाएगा तो देन फिर ये जो प्रॉफिट है ये एट्रीब्यूट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा टू एनसीआई एंड ओनर्स ऑफ पेरेंट, शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक तो सिंपली एडिशन है, उसके बाद फिर क्या हेडिंग आया करेगी एट्रीब्यूटेबल टू या एट्रीब्यूटेड टू, किस किस को ये एट्रीब्यूट होना, ओनर ऑफ पेरेंट मीन पेरेंट के शेयर होल्डर्स और एनसीआई मींस अदर देन पेरेंट शेयर होल्डर्स। लेकिन इसमें जो मिस्टेक हो जाती हुई है 99,000 देखा रहा, इसमें पेरेंट और सब्सिडी दोनों का 100% प्रॉफिट शामिल है। तो ऊपर फर्स्ट लाइन में जाएगा पेरेंट का 80% शेयर है और देयरफॉर एनसीआई का, लेकिन इसमें 20% शेयर है और सिर्फ सब्सिडी के प्रॉफिट्स में उसका 20% शेयर है, पेरेंट के अपने प्रॉफिट्स में 100% शेयर ही है और बाकी जो सब्सिडी के प्रॉफिट्स हैं उसमें 80% शेयर। तो इस 99,000 का 20% नहीं करना आपने, इसका तरीका ये होता है ऊपर जाए जरा जो स्टेटमेंट्स बनी हुई है एनसी को शेयर देने का तरीका ही होता है कि आपने सब्सिडी का प्रॉफिट ढूंढना, ढूंढे सर 24,000 और कैलकुलेटर पकड़े जरा, क्या इसका 20% एनसी का शेयर है, तो व्हाट इज 4800 एनसी शेयर इन द सब्सिडीज प्रॉफिट। बाकी अब डेफिनेटली दो शेयर होल्डर्स हैं, दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, पेरेंट और एनसी है। अगर हम चाहें तो ओनर और पेरेंट के लिए भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन शायद एक बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन इनिशियली अभी हम जरा वर्किंग कर लेते हैं कैलकुलेटर पर नहीं एक मिनट 75,000 ढूंढा जरा, क्या ये सारा पेरेंट का ही है, तो 75,000 प्लस 24,000 इंटू 80%, ना साथ वाले को कैलकुलेटर पे आंसर आया है जरा गौर से देखें 94,200 और डेफिनेटली ये 94,200 ये समझ आ गया कैसे है, कैसे है पेरेंट का अपना प्रॉफिट प्लस सब्सिडी के प्रॉफिट्स में से 80% शेयर, डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाली जा सकती है 99,000 लिखें कैलकुलेटर माइनस 4,800। तो ज्यादा बेहतर यही होता है कि अगर एक सही वर्किंग कर ली आपने 4,800 तो रादर देन टाइम वेस्टिंग किसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल लिया जाता है। ये जरा वर्किंग अपने हाथ से जरा एंड में लिखी हुई है जरा, और इसकी जरा 75,000 प्लस ऑल्टरनेटिवली भी लिखें सर, आगे आ जाए सर, आगे आ जाए सर, आ जाए सर, ये कौन सा आज लेट हुए हैं, कल भी लेट ही होना, कल भी हुए थे। कंसोलिडेशन वाला सॉल्व कर बैठ, पकड़ ले कैलकुलेटर, याद है कर ले सॉल्व, IS-12 वाला और कंसोलिडेशन, IS-12 का भी तो है, उन दोनों में से कोई एक कर लेता जो सही याद है। ये सर एनी कन्फ्यूजन क्लियर होगी बात सर, नेक्स्ट पेज पे।
देन इज इट पॉसिबल कि सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर रिक्वायर हो जाए? एक सेकंड जरा पीछे जाएंगे, पेज नंबर 151 पर। पेज नंबर 151, इसके एंड में एग्जांपल आई थी, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। रजिस्टर खोल के जरा देखना, पता नहीं अब यहाँ वर्किंग लिखी हुई थी, वैसे थोड़ी सी वर्किंग लिखी हुई है, जरा देखना क्या एक्विजिशन के बाद ग्रुप बनता है? पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप यहाँ किस डेट से ऑनवर्ड्स बना हुआ है? तो आप जरा गौर से अगर देखें तो फिर 9 मंथ्स के प्रॉफिट्स कंसोलिडेट हुए। इस साल के शुरू के 18,000 के प्रॉफिट्स और इस साल के पहले 3 महीनों का 3,000 का प्रॉफिट, 21,000 मिला के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था। तो आफ्टर एक्विजिशन फिर 9 मंथ्स के प्रॉफिट्स रिकंसाइल हुए थे, ऐसे था? तो बिल्कुल इसी तरह से आए इधर वापस पेज नंबर कौन सा? 166। पहले 2 लाइन ऊपर लिखी हुई उनको छोड़ के जरा एग्जांपल देखते हैं। पेरेंट एक्वायर्ड 80% of FES on 1st October 2001. Year end is 31st December. तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कौन कौन से महीने हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट 9 मंथ्स कंसोलिडेट होंगे या एक्विजिशन के बाद 3 मंथ्स कंसोलिडेट होंगे? देन आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है प्रॉफिट लॉस की 31 दिसंबर 2001 की, ऐसी है? तो जो सब्सिडी के इनकम स्टेटमेंट होती है इस केस में, वो सारी इनकम स्टेटमेंट है प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह से पकड़े कैलकुलेटर? तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 या 3/12? 3/12। वो जो अभी पिछले पेज में हम प्लस कर रहे थे, प्लस तो अभी भी होना है, लेकिन अब प्लस कैसे होगा? 4 लाख प्लस 260,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कैसे सेल लिखा करेंगे? तो 4 लाख इंटू प्लस 260,000 किसकी इनकम स्टेटमेंट? 3/12 होती जाएगी। वो क्यों समझ आ रही? प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल करवा दें एक और। 2 लाख प्लस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। तो अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, फिर अपने सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट को पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कन्वर्ट करके कंसोलिडेशन करना। तो सिमिलरली कहां तक आ जाएंगे ऐसे करते करते करते? आज नीचे एक वर्किंग हुई जहां तक हो सके जरा एक दो फिगर्स चेक करवा दें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे आई है? सॉल्व कर लें सर। 50,000 प्लस 30,000 इंटू क्या आंसर आया? टैक्स करवा दें। 30,000 प्लस 15,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाए नीचे, चेक कर लें कितना बनता है। अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, पिछले सालों में है, तो जो करंट ईयर होगा वो फिर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा। ये पोस्ट एक्विजिशन किसे कहते हैं? तो अगर एक्विजिशन पिछले सालों में हुई है तो जो करंट ईयर है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड ही है, और देयरफॉर वो 100% एज इट इज ऐड हो जाएगा जैसे पिछले पेज पे हुआ। लेकिन अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हो तो फिर हम डिसाइड क्या करेंगे कि पोस्ट एक्विजिशन मंथ्स कितने बनते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर कंसोलिडेट कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? तो वंस अगेन कहां तक आ जाएंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक बन जाएगा 65। देन इसके बाद फिर हेडिंग कौन सी आती है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एट्रीब्यूटेड टू, बोल दे वर्ड जरा। तरतीब यही है, ओनर्स ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई, लेकिन कैलकुलेट पहले कर लेते हैं एनसीआई क्योंकि कंपैरेटिवली इजी होता है। कैसे? 65,000 लिखें कैलकुलेटर पे,
और इंटू 20% कर दें। 65,000 में फर्दर मेरा ख्याल है 3/12 नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला 65,000 में क्या है सर, क्या इसमें पेरेंट का प्रॉफिट भी है? पेरेंट का भी है। पेरेंट का कितना है जरा ढूंढ के बताएं। पेरेंट का अपना कितना है? ढूंढे ढूंढे पर नजर आ रहा है, सीधा रिकनसाइल हो 50,000, तो ये 65 कैसे बना? 60,000 लिखे कैलकुलेटर पे, 60,000 लिखे, 60,000 इंटू 3/12 भी हुआ ना यार। 60,000 किसका प्रॉफिट था? सब्सिडी का। मल्टीप्लाई 3/12 क्यों किया? तो 15 कौन सा ऐड हुआ किस में? 15 सब्सिडी वाला ऐड हुआ पेरेंट के 50 में, तो 65 टोटल हो गया। तो इसमें किस किस का प्रॉफिट अब आ रहा है? तो इसमें एनसी को शेयर नहीं है, एनसी का शेयर किस में होता है? इसका तरीका क्या होता है मैंने बताया, एक दो दफा जरा मैंने बताया। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपने सब्सिडी का प्रॉफिट ढूंढे 60,000, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देन आपने ये डिसाइड करना है कि क्या ये 60,000 सारा का सारा प्री एक्विजिशन है, पोस्ट है, तो फिर इसका पोस्ट एक्विजिशन बनाना है। कैसे बनाऊं? इसे 3/12 कर दिया और देन मल्टीप्लाइड बाय 20% कर दिया। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? 20 सब्सिडी का प्रॉफिट। देन फिर अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड डिसाइड करें और देन फिर उसमें एनसी को शेयर दें। ठीक है सर, ये लिखें जरा वर्किंग नीचे, फिगर क्या पड़ेगा? 3,000 डेफिनेटली 15,000 का 20% है, लेकिन मैंने जरा 15,000 की वर्किंग इसलिए कर दी है कि शायद हमें करनी पड़ा करेगी। वो कंसोलिडेटेड गुडविल कैलकुलेट करने में यूज होता है। आ रहे हैं, लिंक करते हैं आपस में चीजें। देन सर जी बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है, पेरेंट शेयर आ सकती है, लेकिन सॉल्व कैसे हो सकता है? 65 माइनस 3,000 तो हो गया ना, 62 बन जाएगा, लेकिन इसे अगर रिकनसाइल करना हो, पेरेंट का अपना कितना है? 50,000, सब्सिडी का प्रॉफिट कितना है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय, एक आध दफा कर लें ताकि जरा तसल्ली हो जाए, बाकी डेफिनेटली जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्लेन करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर होगा? अब पहले इस पेज के स्टार्ट पे जरा दो लाइंस जो लिखी हैं वो जरा एक नजर देखें। Only post acquisition profits are consolidated when a parent acquires a subsidiary during a financial year. The profits of the subsidiary have to be divided between pre and post acquisition profits. और सिर्फ कौन से प्रॉफिट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं? पोस्ट एक्विजिशन मीनिंग क्या होता है सर? ग्रुप जो बनता है वो एक्विजिशन डेट के बाद बनता है। एक्विजिशन डेट किसे कहते हैं? इस डेट पे पेरेंट ने कंट्रोलिंग शेयर्स मींस मोर देन 50% शेयर्स खरीदे। चलें आगे, पेज नंबर 167 पे आए और एक मिनट जरा बोर्ड पे देखें। फर्स्ट लाइन से लेके यहां तक जो बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, यहां तक काइंडली रिवाइज करें, ये बात अभी कल परसों हुई है। पेन हाथ में रखें, कंसंट्रेशन से दोबारा रिवाइज करके देखें सही लिखा हो। फर्स्ट लाइन से लेके ये जितना मैंने बोर्ड पे शो किया, आगे लिखा होगा इनकम स्टेटमेंट, वो मैं बताता हूँ।
अगर पेरेंट ने चीजें बेची हैं तो प्रॉफिट किसका कम होना है? देयरफॉर सिर्फ कौन इफेक्ट होगा? पेरेंट इफेक्ट होगा बाय द नेम ऑफ सीआरई। और अगर सब्सिडी ने चीजें बेची हैं तो सब्सिडी का प्रॉफिट इफेक्ट होगा, देयरफॉर पेरेंट और एनसी दोनों इफेक्ट होंगे। ठीक है सर। अब ये बेटा वो जमाना था जब हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना चाह रहे थे, ऐसे ही सर। वरना इस एंट्री को अगर देखा जाए, दोनों एंट्रीज को गौर से देखा जाए तो प्रॉफिट कम हो रहा है, देखा जरा, और स्टॉक भी कम हो रहा है, ऐसे ही सर। तब अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट कम करना, ये प्रॉफिट कम हो क्यों रहा है? स्टॉक को कम करना, स्टॉक बढ़ाना है कम करना। तो इनकम स्टेटमेंट में कहीं स्टॉक होता है? कहाँ कहाँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है। सेकंड इफेक्ट भी डेफिनेटली होता है उसका करंट एसेट्स में, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के एंगल से अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक होता है सर। तो प्रॉफिट हमने बढ़ाना है कम करना? तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट डेबिट की बजाय क्या हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा के प्रॉफिट कम कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा के। तब यहां से ऑनवर्ड्स सवाल जब कर रहे हो करेंगे तो डिसाइड ही करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। अगर तो ऐसे ही है तो देन तो फिर वर्ड्स में आना चाहिए सीआरई एनसी वगैरह। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस भी बना रहे हैं तो देन फिर रादर देन कि हम सीआरई एनसी डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट करें, हमने जो प्रॉफिट, ये क्लियर है, प्रॉफिट कम करना, तो प्रॉफिट कम करने का तरीका क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाए। तो रादर देन दीज एंट्रीज हमारी एंट्री फिर बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक। एक इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो कॉस्ट ऑफ सेल कम नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट ने बढ़ना है कम होना है। एक्सपेंसेस बढ़ा के भी प्रॉफिट कम किया जा सकता है। तो जरा ध्यान रखा के चलो हेडिंग ढूंढे जरा। इफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो प्रिपेयर्ड, और मेरी बात रख लीजिए, एक मिनट जरा पूरी हो लेने दीजिए पहले। Statement of profit and loss is also prepared. Then instead of above, underline the sentence, profit is reduced by increasing cost of sale. देख लें, तसल्ली से सोचना चाहिए, क्या कम करने के लिए क्या बढ़ा दें? असल में स्टॉक का फैक्ट है ना, तो स्टॉक होता कहाँ है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। देन सर अगर पेरेंट ने सब्सिडी को चीजें बेची हैं तो एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, और नीचे आया जरा, अगर सब्सिडी ने चीजें बेची हैं पेरेंट को तब भी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। लेकिन ऐसे परेशान ना होइएगा, एंट्री रिमेन सेम, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड स्टॉक क्रेडिट। लेकिन क्या अगर पेरेंट ने चीजें बेची हैं तो एनसी को शेयर मिलना चाहिए, लेकिन अगर सब्सिडी ने चीजें बेची हैं तो फिर एनसी को भी इस प्रॉफिट डिक्रीज का इफेक्ट जाना चाहिए। इसका फिर तरीका ये होता है, काइंडली अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की कंसोलिडेशन जहन में लाएगा। ऐसे नहीं मेरे ख्याल अभी जहन में चला जाए, एक पेज पीछे चले जाओ, पेज नंबर 165 पे आ रहा है। देखिए बेटा, पहले असल में हो ये रहा है कि 100% कंसोलिडेशन हो रही है, प्लस हो गया 100% हो रहा है। लेकिन जब फिर प्रॉफिट आ जाता है फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूटेबल बनाते हैं। एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग करते हुए फिर हम पेरेंट और एनसी में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे ऐसा। तो तरीका इसका ये है कि एंट्री तो यही है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, लेकिन अगर पेरेंट ने चीजें बेची होंगी और हम एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग कर रहे होंगे, एनसी को शेयर देते हुए इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देंगे। इस एडजस्टमेंट को कब इग्नोर कर देंगे? अगर पेरेंट ने चीजें बेची फिर एनसी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर सब्सिडी ने चीजें बेची होंगी तो जब हम एनसी की वर्किंग करेंगे, एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग कर रहे होंगे, तो उसको फिर उस प्रॉफिट के रिडक्शन का शेयर दे के वर्किंग करेंगे। तो एंट्री रिमेन सेम। क्या एंट्री? जरा एंट्री बोल दें। अब जरा ब्रैकेट्स पढ़े वापस आके, जरा फर्स्ट एंट्री के नीचे ब्रैकेट पढ़े। अगर पेरेंट ने चीजें बेची हैं तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एस प्रॉफिट्स while calculating profit attributable to NC
सही लिखा हुआ? नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन सब्सिडीज प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने बेची और देयरफॉर एनसी को कोई शेयर नहीं मिलेगा। और म्यूचुअली एडजस्टमेंट में एस का प्रॉफिट फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द एनसी। ये कैसे होगा, जरा एक एग्जांपल करना नेक्स्ट पेज पर। अब यहां से ऑनवर्ड्स जो हम एग्जांपल्स करेंगे, अब ये लिख के करना। Parent acquired 80% of subsidiary 3 years ago. अगर 3 years ago तो current year is a post acquisition period, therefore हमें subsidiary की income statement को as it is ही लेना है। तो 3/12 7/12 वगैरह करने की जरूरत कब पड़ती है? जब acquisition during the year। During the year S sold to P S sold goods to P for rupees 50,000 at a markup of 100 plus 25 is equal to 1. At the year end, P still had 15,000 of the goods in inventory. Unrealized profit वाला मसला सेल कर देने से होता है या स्टॉक बच जाने से होता है? कितने रुपए की चीजें बेची हैं? नहीं, सब्सिडी पेरेंट को कितनी बेची? 50,000। लेकिन सब्सिडी के पास है पेरेंट के पास? पेरेंट के पास कितनी चीजें अभी पड़ी हैं? तो क्या अनरियलाइज प्रॉफिट का मसला जो चीजें पड़ी हैं उनमें है या जो बिक गई हैं? जब स्टॉक पड़ा है उस पर होता है। ठीक है, लेकिन 50,000 पे जरा फोकस करें। क्या 50,000 इज द सेल ऑफ सब्सिडी एंड देयरफॉर परचेज ऑफ द पेरेंट? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सेल परचेज रिकॉर्ड हुई होगी? हमें कोई इतराज सेपरेट में? अरे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, जहां एंट्रीज करनी है वो भी करते हैं। रजिस्टर कौन? For the year ended 31st December 2001, रुपीज इन थाउजेंड्स में करवा दो। जी सर, काइंडली करवाना प्लीज। बोलना शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा? क्या रेवेन्यू किसे कहते हैं? और जाने दे प्रॉफिट को कहते हैं। यस सर, रेवेन्यू सेल ही को कहते हैं। जी सर, सेल कैसे लिखो सर? करवा देंगे तो सबसे बेस्ट है। 4 फिगर्स हैं, देख के आपने 1 मिनट में लिख लेनी, नीचे भी लिखी हुई, ढूंढ के लिखवा दो। 800 प्लस 420 ब्रैकेट क्लोज। जाने दें, कब किए तो बाकी को क्यों नहीं याद आया? ये बचपन जेन में ऐसे रजिस्टर खोला था। ये 3 सिनेरियोज बनाए थे 2-3 दिन पहले। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, बदल के 2-3 दिन ही, 1 दिन ही होगा सर जी। रजिस्टर पिछले सफर पे जाना पड़ना सर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले शायद 100 की चीजें पेरेंट ने बेच के 150 पे बेच दी, फिर सब्सिडी ने 150 की खरीद के 220 पे बेच दी।
अगर सारी भी बेच दी तो एक चीज नोट करें, आपने मुझे फिर भी 150 कटवाया था। स्टॉक अगर नहीं बचा तो यकीनन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन क्या इवन देन सेल परचेज आपस की कट के कंसोलिडेशन होनी चाहिए? क्यों? आपस की सेल परचेज है, तो इस केस में जरा नोट करने, पहले सिनेरियो में कोई स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं की हमने, लेकिन इवन देन सेल परचेज काट के कंसोलिडेशन की। सेकंड सिनेरियो देखो, सेल परचेज फिर भी कटेगी, हाँ, इन एडिशन टू दैट जितना स्टॉक बचा उस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हुई है। तो अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कंसोलिडेट कर रहे हो तो आपस की सेल परचेज ने तो कटना ही है, लेकिन स्टॉक की एडजस्टमेंट कब होनी है? जब वो पड़ा हो। अगर सारा बिक गया फिर स्टॉक एडजस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिनेरियो 1 देखें, फिर वो सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया होगा, लेकिन सेल परचेज इवन देन कैंसिल होती है। देख लें तसल्ली से देख लें। सेकंड सिनेरियो में भी देखें, सेल परचेज कैंसिल हो रही है, हाँ, इन एडिशन टू दैट क्या हो रहा है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी हो रही है। आए वापस, 50,000 की शायद बात हो रही है इस वक्त। किसने किसको चीजें बेची हैं? तो क्या 50,000 ढूंढे, 20,000 में नहीं आ रहा होगा? It is always assumed कि separate financial statements are correctly prepared before the start of consolidation. क्या 4,20,000, 50,000, 4,20,000 में 50,000 होना चाहिए? होना चाहिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए नहीं होना चाहिए। सिमिलरली पेरेंट की तरफ आए, पेरेंट की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है क्या उसमें परचेज होती है सर? तो क्या उसमें 50,000 की परचेज होगी? क्या करें यार, कैसे करें? दोबारा रेवेन्यू शुरू करवाएं। 800 प्लस 420 माइनस 50, आंसर। कैलकुलेटर अलाउड है? एनी कंफ्यूजन सर? फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करवाएं। 300 प्लस 220 माइनस 50। अब ये माइनस 50 तो 300 में से होना था। शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। नहीं वैसे एक बात कैसे है, डेफिनेटली उसी 300 में से माइनस होना, लेकिन आई होप कि ये एक ही बात है, तो ये कुछ जरूरी नहीं कि वही माइनस करके आगे प्लस करें, लेकिन अगर वैसे करते हैं तो डेफिनेटली गलत नहीं है। लेकिन मेरी ये ब्रैकेट, एक मिनट, मैंने ये ब्रैकेट जानबूझ के इस वक्त क्लोज की है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए। दोबारा डाटा देखें ऊपर, अगर स्टॉक ना भी बचा होता तो ये काम फिर भी होना था, लेकिन अगर स्टॉक बचा हुआ है तो इस काम के साथ साथ एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी होनी है। कैसे जी? मार्कअप मार्जिन गिवन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट बताएं, फिगर कितनी है जी? अब स्टॉक ढूंढना है, सेल ढूंढनी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करते हुए क्या ढूंढना करना है? जो चीजें बच गई हैं या जो चीजें बेची थी जो बच गई हैं, कितनी बची हैं सर? 15,000। मार्कअप मार्जिन फाइनल है सर, डिवाइड बाय बता दें। 125 मल्टीप्लाइड बाय 25 से हमें कंसर्न, व्हाट इज 3,000? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन स्टॉक। किसने किसको बेचा है? किसने किसको बेचा है? क्या हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं? एंट्री क्या ज़हन में आनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। लेकिन क्या चीजें सब्सिडी ने बेची हैं? तो क्या एनसी विल बी इफेक्टेड? इस जगह पे जाके जब हम एट्रीब्यूटेबल बना रहे होंगे तो यकीनन इफेक्ट देंगे। फिलहाल हम अपनी याद दहानी के लिए ब्रैकेट्स में लिखा करेंगे एनसी विल बी इफेक्टेड, लेकिन वो इफेक्ट आपको कब नजर आएगा? जब मैं एट्रीब्यूटेबल की वर्किंग करूंगा। और अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट ने चीजें बेची होती तो हम अपनी याद दहानी के लिए ब्रैकेट में लिख लेते एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड। 4-5 लाइनें छोड़ें, नीचे वर्किंग लिखें। तब चैलेंज ये स्टार्ट हो रहा है कि हम बना क्या रहे हैं और अकॉर्डिंगली फिर हमें अपनी एंट्रीज को जरा चेंज वर्ड्स के साथ मोल्ड करना पड़ेगा।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज रहेगा? अगर हम इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे होते हैं तो फिर एंट्री क्या करते हैं? टीआरई और एनसी दोनों टाइप में। तो 30 ने बेचा जी सर। अब एंट्री आपने की है, ये एंट्री की है आपने 3 से 3000 1000 पे करा, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट प्लस कर दूं माइनस कर दूं? प्लस माइनस, और प्रॉफिट कम होना है प्लस। आंसर सर 473। देन डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट्स वगैरह है ये फिर जो हमारी कंसोलिडेटेड फिगर्स है इनकी बेस पे हम सॉल्व किया करेंगे। 697। एनी कंफ्यूजन सर? आगे ढूंढ रहे जो चीज है, एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस है 173, तो एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट बताइए हो, सिंपली प्लस कर लें 296। नेट प्रॉफिट अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तो आफ्टर टैक्स तक पहुंच जाते, वरना यही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 401 तक आ जाए। एट्रीब्यूटेबल टू की वर्किंग करवाएं सर। किस किस में एट्रीब्यूट होना है? ऑनर द पेरेंट एंड एनसी। कल किधर गायब थे सर आप? सबने मेरे को देखा, आप तो गायब नहीं थे। ना करो यार खुदा आगे एक इतने एक दिन पहले इतनी परेशानी नजर आती है कि सर ये क्या हो रहा है, ये अगले दिन गायब हो जाते, ताकि वो परेशानी खत्म ना हो जाए। सर जी किसी ने हिम्मत करके रेगुलरिटी इख्तियार कर लें, हो सकता है ये? कभी कभी आना रेगुलरिटी को कहते हैं। ऐसे ऐसे चेहरे नजर आते हैं कि समटाइम यकीन नहीं आता, लेकिन उन्हें भी कभी कभी मैं नजर आता हूँ। पेरेंट का प्रॉफिट पहले निकाला जाता है या एनसी का? तरीका सर जी फाइनल करें सुने मेरे से। नहीं सर जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट होता है सब्सिडी का प्रॉफिट, बोले फिगर। अच्छा इसमें एक एडजस्टमेंट होनी है, वो क्यों होनी है वो मैंने आपसे पूछनी है। ये 77 हमने कहां से उठाया? सब्सिडी का प्रॉफिट। क्या उस सब्सिडी के प्रॉफिट में ये 3 वाली एडजस्टमेंट हुई भी थी? और होनी भी नहीं चाहिए, सेपरेट में नहीं होनी चाहिए। सेपरेट में क्यों नहीं होनी चाहिए? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सेपरेट एंटिटीज हैं, सेल कर सकती हैं प्रॉफिट ऐड करके। तो 77 में क्या हमें कंसोलिडेशन करते हुए एनसी को शेयर देते हुए 3 की एडजस्टमेंट करनी है? यार हो तो गई है 401 में, 401 में ढूंढे, ये 3 की एडजस्टमेंट करनी थी बीच में, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ानी थी, देखे जरा अकॉर्डिंगली प्रॉफिट कम हो नहीं गया होगा तो डबल हो जाएगा यार। ये 77 कहां से उठा? सेपरेट से। अब एंट्री देखें, एनसी विल बी इफेक्टेड। कैसे? क्या इस प्रॉफिट ने बढ़ना है कम होना? पहले प्लस करवाया, अब माइनस करवाने के चक्कर पड़ गए। प्रॉफिट कम होना है, माइनस है प्लस, वो कॉस्ट ऑफ सेल के एंगल से प्लस करके कम कर रहे थे। ये प्रॉफिट सीधा है तो प्रॉफिट में से माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं? नहीं क्यों कम होना, क्यों कम किया मैंने? अगर फॉर एग्जांपल ये पेरेंट ने चीजें बेची होती
पेरेंट ने चीजें बेची होती तो मैं 77 मल्टीप्लाइड बाय 20% एज इट इज शेयर दे देता एनसीआई को, लेकिन अगर एनसीआई विल बी अफेक्टेड तो क्या करेंगे, फिर जो जो एडजस्टमेंट्स हुई होंगी जिन्होंने एनसीआई को अफेक्ट करना है उसका इफेक्ट पहले प्रॉफिट पे लेंगे और फिर शेयर देंगे। तो माइनस क्या करूं 3 और देन मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो किन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ही एनसीआई को शेयर दिया करेंगे, वो एडजस्टमेंट्स जो सब्सिडरी के प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, लिखिए सॉल्व करें, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये क्लियर है प्लीज कि वो 401 में भी क्लियर रखें, 401 में एडजस्टमेंट होगी भी, लेकिन हमने 401 में से शेयर नहीं देना। उसमें से क्यों नहीं देना, उसमें पेरेंट का अपना भी है, हमने सिर्फ किस में से शेयर देना है, लेकिन सब्सिडरी के प्रॉफिट्स में कंसोलिडेशन करते हुए जो एडजस्टमेंट हुई है उसका इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करके देना। ठीक है, क्लियर? ये फिगर तो बेटा आ जाएगी, फिगर तो 14.8 से, और डेफिनेटली मेरे ख्याल टाइम वेस्ट ना करें, एनसी से ही कैलकुलेट करना सीख लें, बैलेंसिंग फिगर इंशाल्लाह आती जाएगी। 386 पॉइंट कैसे निकाली, 401 माइनस 14.8। देख लें, अगर एक दो और दफा तसल्ली करनी तो करना, या होगी तसल्ली, जान छुड़ा ली इनकी। कैलकुलेटर पढ़े, जल्दी सॉल्व करवाएगा। पेरेंट का अपना प्रॉफिट 327 लिखें, होना चाहिए रिकॉइल, प्लस 77 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 80%। लेकिन 12 टाइम वेस्टिंग है शायद, हो गया? बोलने कैसे किया, 327 प्लस 77, ये माइनस 3 दोबारा क्यों किए, और यार ये 3 में सिर्फ एनसी के शेयर ही तो था, 3 में एनसी का भी 20% और पेरेंट का भी 80% शेयर। ठीक है, ठीक है सर, पेज नंबर 169। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है सर, किस डेट पे, या सरप्लस आ जाता है या लॉस आ जाता है। सरप्लस आए तो एंट्री बोले, लॉस आए तो एंट्री बोले। अगर फिर डेप्रिशिएबल एसेट है जो वैल्यू है तो इसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के डिसीजन होते हैं, डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करती है सर। आए जरा पढ़े, पेरेंट acquired 80% of S 3 years ago from the reporting date, जिस डेट पे कंसोलिडेशन हो रही है उससे 3 साल पहले, इट मींस ये पोस्ट एक्विजिशन ईयर है और देयरफॉर 100% ही कंसोलिडेट होगा। At the date of acquisition, S had a depreciable asset with a fair value of 120,000 in excess of the book value। अंडरलाइन करना था, इस सरप्लस दिया हुआ है या फेयर वैल्यू दी हुई, एंट्री बोलो, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग एंट्री किस दिन की है आपने, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ एस, लेकिन इसीलिए तो आपने किए थे। दिस एसेट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years at the date of acquisition। ठीक है, अब जो 120,000 से आपने एसेट बढ़ाया उस पर फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर, कब से कब तक करेंगे, सही कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट, कितना अर्सा गुजर गया हुआ, 3 साल गुजर गए, तो 3 सालों की अब डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होनी है, ऐसे ही है सर। अगर तो सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो, कंसंट्रेट करना जरा फिर, अगर तो सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 3 सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट हो जाती है, 3 सालों की, 3 सालों में रिटेन्ड अर्निंग्स में पिछले सालों की भी, ओपनिंग भी आ रहे होते हैं, फॉर द ईयर भी आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं सर, ओपनिंग प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, फॉर द ईयर प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, जितने भी साल हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे।
लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो क्या ये फॉर द ईयर होती है सर? तो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट इसमें नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? 2 साल जो पिछले हैं वो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट होंगे और करंट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नजर आएगी। तो यहाँ एक कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी, आज थोड़ी सी वर्किंग करें साथ ही। 120 डिवाइड बाय 10, पहले इंटू 3 करना जरा। व्हाट इज 36? डेप्रिसिएशन फ्रॉम द एक्विजिशन डेट टिल द बैलेंस शीट डेट। अब इसकी तरह एंट्री सुने भी और देखें भी। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36 से क्रेडिट करने पे हमें कोई एतराज है? अच्छा, ये वाली बात जरा क्लियर करने का, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते तो बता दें क्या एंट्री होती। कैलकुलेटर पकड़ो। नहीं, कर लें कितने कितने से क्या एंट्री होती थी अगर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे तो सीआरई एनसी दोनों फैक्ट होते हैं। सीआरई डेबिट कितने से और एनसी कितने से, तो वो तो बात खत्म होगी आज। लेकिन हमने क्या बीच में कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस में सिर्फ फॉर द ईयर फिगर आनी है, लेकिन मैं जरा सारी चीजें आपस में लिंक करना चाह रहा हूँ। बैलेंस शीट में 36 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 12 से, सिर्फ थर्ड ईयर की। और फिर क्या इस 12 में भी एनसी का शेयर होगा? एनसी विल बी अफेक्टेड जब हम एट्रीब्यूटेबल बना रहे होंगे, तो विल बी अफेक्टेड। बाकी जो बच गया 24 पिछले 2 सालों का, वो डेबिट होना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस में, और यकीनन फिर उसका भी इफेक्ट ओपनिंग सीआरई, ये वर्ड्स ठीक है, ओपनिंग सीआरई, ओपनिंग एनसीआई 80-20 उस पे इफेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो 12 है ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए एनसी को इफेक्ट करेंगे। एनसी विल बी या एनसी विल नॉट बी? विल बी। अच्छा, डेफिनेटली मैं इसमें एनसी के एंगल से चीजें लिख रहा हूँ, लेकिन क्या पेरेंट विल नॉट बी? पेरेंट विल बी बिकॉज ऑफ इट्स शेयर। एनसी विल बी का मतलब है कि एनसी ने भी इफेक्ट होना, विल आल्सो बी इफेक्टेड। तो काइंडली इस तरह से लिख लें, और सारी ओपनिंग सीआरई जरूर वर्ड लिखिएगा। ये अब चेंजेस इन इक्विटी की तरफ हम जाएंगे जब, तो मैंने फिर ये चीजें आपको जरा याद करवानी है। ओपनिंग सीआरई से वैसे मुराद क्या है? ये सीआरई क्या चीज है, एनसी क्या चीज है? ये इक्विटी है, बेसिकली इक्विटी के हेड्स हैं। तो चेंजेस इन इक्विटी में ओपनिंग सीआरई फॉर द ईयर प्रॉफिट्स, डिविडेंड वगैरह की गेम आएगी। क्लोजिंग सीआरई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है, इसलिए साल के शुरू में एनसी का बैलेंस कितना था, नहीं फिर फर्दर उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है। तो वो जो जिस तरह चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम्स होते थे, उसी तरह कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी में सीआरई एनसी के भी कॉलम होंगे। आर दीज पार्ट ऑफ इक्विटी? आर दीज हेड्स पार्ट ऑफ इक्विटी सर? ये पेरेंट की इक्विटी है सीआरई, और एनसी क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की इक्विटी है। ये इक्विटी का पार्ट है सर। देख रहे चले यहाँ तक जितना अभी बनाने लगा, वो तभी बना नहीं वो फिर चला जाएगा इंशाल्लाह। जब पेरेंट का प्रॉफिट है वो जाना चाहिए सीआरई में, और जो एनसी का शेयर है प्रॉफिट का वो एनसी के कॉलम में। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हम अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ 12 आएगा, 24 आएगा या 36 आएगा? सिर्फ 12 इस साल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बनेगी। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए कंसोलिडेट करो, ये जरा मिटा दूं सॉर्ट जो लिखा हूं, नोट कर लिया? कहां तक पहुंचा? हेडिंग लिख ली? एसोसिएट भूल गए। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल सॉरी प्रॉफिट लॉस बनाना शुरू करें सर। पी ग्रुप लिख के सर जी लिखे।
जी सर रेवेन्यू इकट्ठे हो जाए प्लीज। रेवेन्यू 800 प्लस 420 माइनस 50, पिछले सवाल में तो था यार, क्या था वो 50? सेल परचेस, अगर पता होगा तो पता है वरना नहीं है। 1220 ठीक है। नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ सेल 300 प्लस 220। अब यहां रुक के जरा एक डिसीजन लेना है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 12 ढूंढना, एक्सपेंसेस में आनी है, लेकिन कौन से एक्सपेंसेस में? अब बड़े हो गए वैसे सारी तकरीबन। अगर ये कोई एसेट है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में भी आ सकता है, और अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड है, अच्छा अगर प्लांट वगैरह वर्ड लिखे हो तो वो प्लांट एंड मशीनरीज वो फिर फैक्ट्री से रिलेटेड ही है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाना चाहिए। और अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड कोई एसेट है तो फिर एडमिन एक्सपेंसेस में आना चाहिए सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बचपन गुजर गया। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, अगर कोई सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो सेलिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। ये सही पता चल रहा है किसी को क्या बोली जा रहा है? क्या बोली जा रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन का क्या काम है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, डेप्रिसिएशन सर। तब क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, कोई हमें सच इन्फॉर्मेशन नहीं कि एसेट कहाँ यूज हो रहा है, सिंपली एसेट वर्ड लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली वी हैव टू मेक अ डिसीजन। तो हुक्म करें क्या डिसीजन लें? लेकिन अगर हेड ऑफिस एसेट या फैक्ट्री एसेट या प्लांट मशीनरी वर्ड्स आने फिर मेरे ख्याल अकॉर्डिंगली हमें करना चाहिए। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो हुक्म आप करेंगे वही कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दी सर। 520 से अगर ब्रैकेट क्लोज हो गई है तो क्या ज्यूम करके आगे चल के चलेंगे हम? एक्सपेंसेस में आ जाए सर। 173 प्लस 163 डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, प्लस करूं या माइनस करूं? 12 24 से 36 याद जाने थे, 3 साल गुजर गए यार, बाकी गुजर गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट। व्हाट इज 348? कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस। $700 minus 348 is equal to 352. Attributable to sir. वर्ड्स लिखे सोच के। Owners of parent and NCA. Owners of parent and NCA. NC का शेयर कैसे कैलकुलेट होता करते हैं? फाइनली सुने, एक दो फिर सुन लें, बस एग्जांपल आ रही फिर वो आप नहीं करनी। 37 कहां से मिला मुझे? सवाल में कहां से मिला? पेज के एंड से। सब्सिडी के प्रॉफिट से। सब्सिडी का प्रॉफिट ढूंढना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या कंसोलिडेटेड से? सेपरेट से, सेपरेट से। अब कोई एडजस्टमेंट देखें जिसका इफेक्ट सब्सिडी के प्रॉफिट्स पे आना, आनी है डेप्रिसिएशन एडजस्ट। प्लस करूं या माइनस करूं? -12 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 5 बैलेंसिंग फिगर कैसे? 352 minus 5 352. So 347 is now attributed to parent, which should goes to TRE's column, and 5 should go to NC's column. Statement of change in equity. Any confusion sir finally?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, कोई इश्यू तो नहीं आएगा? ये बेटा बैलेंसिंग आएगा इंशाल्लाह, ऑनर ऑफ पेरेंट का बैलेंसिंग आएगा, कैलकुलेट भी हो सकता है लेकिन बैलेंसिंग कैलकुलेट इसलिए हो सकता है क्योंकि दो ही शेयर होल्डर्स हैं। अगर आपने एक वर्किंग कर ली हुई है तो सेकंड वर्किंग पे ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलेंगे आगे, पेज नंबर 170 पे आ रहे हैं सर। ये पिछले 2 साल की जो फिगर्स हैं वो फिर ओपनिंग बैलेंस को अफेक्ट करेंगे सर। पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट नहीं करेगी, वो ये सेट की तरह ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करेगी। फिर वो जब चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो उस वक्त नजर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिर्फ फॉर द ईयर का शेयर नजर आएगा। देन सर ये हेडिंग आ गई अकाउंटिंग फॉर गुडविल, चल गया जी पेज। पहले तो इनिशियली इसकी थोड़ी सी डिस्कशन जो यहाँ तक पता होनी चाहिए हमें, जरा पढ़ना जरा। गुडविल इज कैरिड एज नॉन करंट एसेट इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम जब एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग कर रहे होते हैं और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाए पेरेंट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, तो गुडविल एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। उसे फिर हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में प्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक तो होपफुली हमें पता है। अब इस गुडविल का ऑनवर्ड ईयर्स में क्या होना? क्या गुडविल एक एसेट है? क्या ये इनटेंजिबल एसेट है? क्या इसकी कोई अमोर्टाइजेशन होनी है? डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन वर्ड हो जाता है अगर इंटेंजिबल एसेट हो। लेकिन सर इसकी कोई अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं, क्लाइन अंडरलाइन करें। Because goodwill generally has indefinite useful life. Infinite नहीं वर्ड, indefinite means होता है indeterminable. देखिए ये जो गुडविल है कब तक रहेगी? हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा बिजनेस जिसके आपके जहन में कोई गुडविल हो। गवर्नमेंट, क्यों मजाक करते हैं? तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, बच्चे मानेंगे नहीं इस बात। नहीं बच्चे ने अब ले खुदा के लिए ना के, अगर उसकी भी गुडविल है तो मेरा कोक वगैरह ठीक है वैसे, मतलब बैड विल की बात नहीं कर रहा मैं, गुडविल की बात कर रहा हूँ। हम वो सारी प्रोडक्ट्स भाई नेम लेते हैं, उन नामों ने हमारे जहन में घर किया हुआ, अजीब सा सेंटेंस बोल वगैरह वगैरह वगैरह, हम जाके देखते भी नहीं है क्या चीज है, कोक देते। कभी हम ठंडे दिल से अगर उस बोतल को अपने सामने रखना और यूं बैठ के देखें, फर्ज करें मोहल्ले में कोई भाई किसी रेडी में कोक की बोतल्स का स्टिकर उतार के लेके जा रहा हूं, स्टिकर ना लगाओ और आवाज लगा दो रुपए की। अब सारे मोहल्ले वाले भाई रहेंगे, भाई क्या बेच रहा है यार, कोई इंसान बच्चों को क्या मारना, ये क्या है? वो आपसे कहे 1 मिनट आंखें बंद करें, और 1 मिनट बाद जब आपने आंख खोली तो उस पर स्टिकर लगा होता, उसने कहा 30 रुपए, 50 रुपए, इतने की 2 दे दे। ऐसी है एक कोक की गुडविल कब तक रहेगी? लेकिन खुदा ना खास्ता फर्ज करें आप कोक पी रहे हैं और साथ तो न्यूज चैनल देख रहे हैं, कराची में खबर चल रही है, बल्कि कराची रहने दें, लाहौर में क्यों नहीं, लाहौर में चंद नौजवान कोक पीते पीते क्या अचानक आपके हाथ से बोतल गिर जाएगी?
क्या हुआ, जन्नत में गए होंगे। ये गुडविल कब तक रहेगी? ये अचानक सडन कोई इवेंट भी हो सकता है जिस वक्त खत्म भी हो जाए, और हो सकता है कभी भी। तो इसकी लाइफ इनडेफिनेट होती है, ये अचानक भी खत्म हो सकती है, और लग यही रहा है कि फिलहाल कोई चांस नहीं है, लंबे अरसे भी चल सकती है। ये अचानक तो नहीं हुआ। कोक वगैरह ने जो अपना अगर नाम बनाया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को कन्विंस किया होगा कि ये बड़ी आला चीज है। एडवर्टीजमेंट्स हुई हैं, बल्कि बार बार करते हैं, कहीं लोगों के जहनों से निकल ना जाए। मसलन अगर आप सब लोगों को पता भी है, लेकिन ये बंदा नहीं, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा शरीनी चीजों की, मोबाइल्स की, मोबाइल कंपनीज की सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट क्यों है? ये कहीं जहन से महव ना हो रहे, मुसलसल जहन में रहें। तो इसके मेंटेन रखने के लिए खर्चे भी होते हैं, लेकिन इसे बनाने में भी टाइम लगता है। शायद कोई एक आध दिन में तो नहीं नया बिजनेस एकदम एस्टेब्लिश हो रहा था। इट डेफिनेटली टेक्स टाइम। नहीं, फिर भी मेरा ख्याल है कोई भी चीज अगर नहीं है एकदम, शायद नहीं। हाँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड चल रहा है और उसी तरह का ट्रेंड एक और कंपनी फॉलो कर ले, तो मतलब फॉर एग्जांपल कोक का कोई कंपेटिटर उस तरह की चीज बना दे, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ अर्सा तक लगेगा शायद। लेकिन लग गया है जब अर्सा, तो एक एसेट जनरेट हो गया, अब वो रहेगा कब तक? सडन भी खत्म हो सकता है और उसकी लाइफ लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ कि इसकी लाइफ इनडेफिनेट होने की वजह से, अब देखिए अगर अपनी डेप्रिसिएशन या मोर्टाइजेशन चार्ज करनी है तो कोई लाइफ पता होनी चाहिए। लाइफ पता होनी चाहिए सर, लेकिन क्योंकि लाइफ इनडेफिनेट होती है तो पहली चीज क्या जहन से अपने निकाल देनी है, इसकी कोई मोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन या मोर्टाइजेशन इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। लेकिन इसका फिर होता क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में, इंस्टेड इट इज नेक्स्ट टाइम, इंस्टेड इट इज सब्जेक्टेड टू एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू। ये इंपेयरमेंट रिव्यू क्या होता है? हर बैलेंस शीट डेट पे बस आपने ये चेक करना है कि क्या गुडविल की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है। मींस हर बैलेंस शीट डेट पे ये देखते रहना है कि क्या हमारे इस एसेट ने अपनी वैल्यू खो तो नहीं दी है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? वैल्यू यूज, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट, फ्यूचर में कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी वर्किंग होंगी, उसके रिजल्ट में एक हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, उसका कंपैरिजन कैरिंग अमाउंट से होगा, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस है, और अगर नहीं ज्यादा है तो कोई इंपेयरमेंट लॉस है नहीं है, और देयरफॉर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपने अब ये सारी वर्किंग्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी नहीं है, वैल्यू यूज की, ये बड़ी डिटेल वर्किंग्स है। आपको रिकवरेबल अमाउंट्स गिवन हुआ करेंगी, आपने बस उसका कंपैरिजन करना, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंपेयरमेंट लॉस का। और अगर कैरिंग अमाउंट कम है तो फिर आप कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो देयर इज नो अमोर्टाइजेशन एज सच ऑफ गुडविल। बस इसका क्या होता है, एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू किया जाता है, और किसको किससे कंपेयर किया जाता है? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को। और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो डिफरेंस की आप क्या एंट्री करेंगे? सर जी क्या करेंगे? सर 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 इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। पहले वैसे सोच लें, बाकी अभी आगे क्या लिखा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या चीज जहन में नहीं आया करेगी आपके गुडविल के एंगल से, लेकिन क्या चीज जहन में आया करेगी? अगर कोई रिकवरेबल अमाउंट ऑब्वियसली गिवन है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट गिवन नहीं है तो फिर जो कैरिंग अमाउंट है वही जो कॉस्ट आई थी हमारी एनालिसिस ऑफ इक्विटी में, वो एज इट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट के तौर पे आती जाएगी। ठीक है सर यहाँ तक? लेकिन आप जरा इसको दोबारा लिंक कर लें जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली स्टोरी से पहले। अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं और इंपेयरमेंट लॉस आ रहे हैं, तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट की बजाय सीआरई सिर्फ क्यों डेबिट? इसमें एनसी का कोई शेयर होगा? ये हमने किस कॉलम में गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी है अभी? नहीं, किस कॉलम में? पेरेंट। तो पेरेंट की गुडविल है, देयरफॉर अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस का फैक्ट आएगा तो सिर्फ पेरेंट मींस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए सिर्फ सीआरई का फैक्ट करना होगा। तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं? सीआरई डेबिट and goodwill या accumulated amortization of goodwill, whichever you want to say, goodwill, accumulated impairment loss of goodwill. In other words, CRE debit means CRE कम हो जाएगी और goodwill में से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखें क्लियरली। और नो इफेक्ट ऑन एनसी बाय, लेकिन नीचे के सेंटेंस में ये जो ब्रैकेट बनी हुई है, इफ इट इज नॉट मेड एट फेयर वैल्यू वाला जो सेंटेंस है, ये जरा क्वेश्चन मार्क लगा लें, ये जरा 3-4 दिन लग जाएंगे हमें, फिर मैं वापस इस क्वेश्चन मार्क पे आऊंगा। फिलहाल आपको कितनी चीज पता है इस ब्रैकेट में? नो इफेक्ट ऑन एनसी, आगे जो लिखा है वो करनी मेरे लिए छोड़।
अब आगे आ जाए जरा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बना रहे हैं तो देन एंट्री क्या है फिर? नहीं आप एंट्री ना बदलें, वो जो यहाँ लिखा मैं बता देता हूँ एंट्री क्या है। फिर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट है। जी सर, नहीं वो फिर वो जो चीज है वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, वो स्टोरी में भी आपके इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करेगा सर। अगर स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो देन जो लेफ्ट साइड पे एंट्री लिखी है ना वो इस एंगल से लिखी हुई है कि इम्पेयरमेंट लॉस फिर प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड होगा और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस फिर बैलेंस शीट में गुडविल में से लेस होगा। तो आप ये एंट्री भी लिख लें साथ जो मैंने लिखी है, और कहाँ कहाँ उसके इफेक्ट्स हैं वो इस एंगल से एंट्री लिखी हुई लेफ्ट साइड पे। मींस इम्पेयरमेंट लॉस इनकम स्टेटमेंट में किस जगह नजर आएगा? एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड होता हुआ, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ नजर आएगा? गुडविल से लेस होता हुआ। और वंस अगेन नो इफेक्ट ऑन एनसीई। उससे आगे जो लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन मार्क लगा। आगे ना जाए, यहां तक कोई कंफ्यूजन अगर है एक नजर देख लें। किसकी बात हुई है? गुडविल की। क्या बात हुई है? नॉन करंट एसेट है। नंबर 2 अमोर्टाइजेशन नहीं है, क्या है? सिर्फ एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू है। और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो क्या है? अगर सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं सीआरई डेबिट गुडविल या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं मेरा ख्याल एंट्री अब यही है, सेम रखें इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, बाकी वो ठीक है इफेक्ट्स इसके कहां जाना है वो करते रहेंगे। एक नजर नीचे इसकी समरी से एक लिखी हुई है, जरा पढ़ के देखें, मेरा ख्याल है बातें हो गई सारी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए? यहां तक ये क्लियर है कि एनसी की इफेक्ट नहीं हो रही? क्यों? पेरेंट की गुडविल है जो इम्पेयर हुई है, पेरेंट की गुडविल। पेरेंट की गुडविल और सर जी ये गुडविल जो है ये कंसोलिडेशन करते हुए निकल आती है या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आती है? सर ना करें यार, खुदा के लिए ये ना करें। और सर जी सब्सिडी की गुडविल होती है अब्दुल मोइज साहब, लेकिन आप प्लीज हिम्मत नहीं कर रहे, इसका फायदा कोई नहीं होना। सब्सिडी की गुडविल खरीदी किसने है? सब्सिडी ने खरीद ली। इस मायूसी को खत्म करें सर, कंसंट्रेट करें सर। किसने खरीदी है तो उसकी गुडविल अगर सब्सिडी की गुडविल अगर इंपेयर होगी तो इफेक्ट किसको होगा? जिसने खरीदी है। एक डाटा देखें सर पेज नंबर 170 के अंदर। पेरेंट acquired how much? 80% of S 3 years ago। थोड़ा सा डाटा हैप्पैज़ार्ड सा होगा, अगर बोर्ड पे देख लें। मुझे मेरा ख्याल टाइप सही नहीं हुआ। गुडविल ऑन एक्विजिशन वाज 200,000। कहाँ आई होगी ये 200,000 की फिगर? नहीं सर, नहीं सर, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आई होगी, एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आई होगी, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गई। ये कब आई होगी अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस? 3 साल पहले। 3 साल पहले। देन वो कहते हैं एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट ऑन गुडविल हैज शोन टू इट टू हैव अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ओनली 175,000। कैलकुलेट करें 25,000 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, एंट्री बोले इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लिखें इसके ऊपर, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल या क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट।
मैंने इम्पेयरमेंट लॉस वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है। तो एनसी विल बी अफेक्टेड बाय दिस एंट्री, एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। Why NC will not be affected? नहीं, पेरेंट की गुडविल भी जरा क्लियर कर लें। बट पेरेंट ने खरीदी है, पेरेंट की नहीं है ये। मेरा ख्याल गेम इसलिए उधर पहुंची थी कि बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रही पेरेंट के। पेरेंट की गुडविल नहीं है, पेरेंट ने खरीदी है सब्सिडी की गुडविल। पेरेंट का एसेट है लेकिन परचेज्ड एसेट है। किससे परचेज हुआ? सब्सिडी की गुडविल है जो पेरेंट ने खरीदी है। लेकिन क्या पेरेंट ने सब्सिडी की सारी गुडविल खरीद ली है? अगर उसका 80% शेयर है तो उसने 80% अकॉर्डिंगली खरीदी। फिलहाल हमें इतना पता। देन सर उसके बाद आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के फैक्ट्स। बस एक ही एंट्री है, आए लिखो, स्पीड अप होगा। एक बार सर कंसोलिडेट करो था सर। पेरेंट ग्रुप consolidated statement of profit loss for the year ended. ये पुराने लेक्चर्स कहां तक पहुंचे? डेफिनेटली हर बंदे की अपनी अपनी स्टोरी है, तो यकीनन सोचना चाहिए। तकरीबन हो गए, 32 को रह गए। कम तो नहीं बता दी मैंने? इन प्रोसेस है। व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क इन प्रोसेस? 10 दिन। ये बैच जो है ना इसने शुरू नहीं किए। जी सर फिगर्स बोलना शुरू करें सर। रुपीज इन थाउजेंड हो गए 800 प्लस 40। बस कर दें बस कर दें बस कर दें। 11 जाना दें यार, खुदा का नाम है। अभी थोड़ी देर पहले 1220 था, अब 1120 हो गया। अगर अगले सवाल में यही डाटा आ गया तो अल्लाह रहम ही करे। कॉस्ट ऑफ सेल लगता है आप उधर कैलकुलेशन शुरू हो गए कि लेक्चर कितने रहते हैं, बस छोड़ दें उसे। वो ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन, ये आसान है। 300 प्लस 220। एनी एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है कहाँ होनी है? डिफरेंस 700। ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। अब डेफिनेटली अगर एक्सपेंसेस का ब्रेकअप हो, सेलिंग, एडमिन, अदर वगैरह, तो फिर हम एडमिन में ब्रेक एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंसेस हैं तो शायद इसी में भी सब कुछ है। तो 173 प्लस 163 माइनस, बात तो सही है वैसे, इम्पेयरमेंट और खर्चा है तो प्रॉफिट कम ही होना है। खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट कम होना है। प्लस या माइनस, वजह डेबिट 361 339 attributable to लिखे 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 बट एक दफा फिर सुन ले करनी तरह। एनसी की फिगर कैसे आती है? सब्सिडी का प्रॉफिट ढूंढना 37, कोई एडजस्टमेंट ढूंढने जो सब्सिडी के प्रॉफिट्स में होनी है 25 यार, कमाल है यार। बस ये ढूंढना है सर, और उस ब्रैकेट को लिखने का मकसद ये हुआ करेगा कि हमें इधर आइडेंटिफाई हो जाए विल बी इफेक्टेड या विल नॉट बी। डेफिनेटली एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा हो जाएंगी, तो वाई कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे
20% is equal to 7.4, balancing figure 331.6। ये बैलेंसिंग फिगर तो पता है ना सबको कैसे आ रही है, एक दो दोबारा तसल्ली कर लें, लेकिन इसके बाद फिर नहीं। कैसे फिगर रिकंसाइल हो सकती है? 327 नहीं हो रही, रिकंसाइल नहीं हो रही, करके देखें, रिकंसाइल नहीं हो रही। 337 सर जी ना करें ना यार, पहले प्रॉफिट तो पूरा ले रहे हैं, उसके बाद फिर 20% कर रहे हैं ना यार। सर प्लीज इस तरह ना करें, रिलैक्स होकर देखें। हमने प्रॉफिट भी पूरा लिया, एडजस्टमेंट भी पूरी ली है, बाद में रेट मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का रेट मल्टीप्लाई हो गया। नहीं हो रही है, लेकिन 25 एडजस्ट करना पड़ेगा। 327 प्लस 37 इंटू 80% और -25, वो पहले कर रहे हैं, बाद में करना। अब -25 सारा का सारा कहाँ होना है? ये पेरेंट भी होना है। अब 25 -25 में 80% या 100%? ये 100% एज इट इज होना है। तो 327 -25 अगर करेंगे तो इंटू 80% नहीं होना अभी। व्हाट इज 25? इम्पेयरमेंट लॉस का सारा इफेक्ट किससे जाना है? पेरेंट को जाना। तो -25 एंड प्लस 37 इंटू 80%। कर ले बात हो रही। क्लियर हो गया प्लीज? ये कौन सी एडजस्टमेंट पेरेंट को अकॉर्डिंगली शेयर के एंगल से इफेक्ट करेंगी, जिसमें एनसी का भी इफेक्ट है? और अगर एनसी का इफेक्ट नहीं है तो फिर वो सारा इफेक्ट कहाँ जाना है? ये प्लीज क्लियर है प्लीज? आने के कंप्रिहेंसिव एग्जांपल पढ़ने टाइम है अभी, पेज 171। आप क्लियर हो गए सर? पेज नंबर 171। जो आज एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स अब इस फाइनली एग्जांपल में आ रही हैं। पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ एस 3 years ago। पेज नंबर बता दें। 171 मिड। Goodwill on acquisition was 80,000. The recoverable amount of the goodwill at the year end was estimated to be 65,000. 15,000 की एंट्री बता दो। इस तरह करें, आप रजिस्टर खोलें, आधा का सफा छोड़ दें, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, और आधे से ज्यादा थोड़ा सफा छोड़ के तो एंट्रीज दिखा। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, बिल्कुल सही हो गया। और साथ साथ आइडेंटिफाई करते रहे, एनसी विल बी, एलसी विल नॉट बी, एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। दाने से नहीं होता। This was the first time that the recoverable amount of the goodwill has fallen below the initial amount of recognition. Next line, next para. S sell goods to P. Total sale in the year were 1 lakh. किसने किसको? आगे अगर कुछ भी ना पता हो और आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो इस 1 लाख ने कैंसल होना ही होना, सेल परचेज के तौर पे। इसकी सेल, किसकी परचेज? एनी कंफ्यूजन? हाँ, अगर स्टॉक बचा हुआ है तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी होनी। At the year P retains inventory from us which had cost to us 30,000 but was in the P's book at rupees 35,000. तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो जाए सर। सही है, चले सही जो हमें चाहिए वो नजर आ रहा है।
सब्सिडी ने ये कितने की खरीदनी थी और पेरेंट के पास कितने की पड़ी है? तो 5000 किसने किससे प्रॉफिट कमाया? तो वो 5000 एनालाइज प्रॉफिट क्या एंट्री करो। अब ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, अब प्रॉफिट लॉस बन रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट कितने से? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 5 से। एंड एनसी विल बी इफेक्टेड बाय, एनसी विल बी इफेक्टेड बाय वाई किसने चीजें बेची हैं? तो एनसी विल बी इफेक्टेड। डन सर? क्लियर है सर? The distribution cost of S includes depreciation of an asset. अब यहाँ क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एसेट है which had been subjected to fair value increase of 1 lakh on acquisition. This asset is being written off on a straight line basis over the remaining useful life of 10 years. Assume that revaluation adjustment has not been made in the books. Revaluation adjustment करवाएं, लेकिन ये एंट्री जो हमने लिखी है ये किस साल कब से रिलेटेड है? 3 साल पहले एक्विजिशन डेट से रिलेटेड। तो आइडियली डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज होनी है? समझ आ रही प्लीज बात? कितने साल है गुजर गए बीच में? 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 क्यों किया मैंने? टोटल हो गया 30। इस 30 की उसी तरह एक कंपाउंड एंट्री बनवाएं जो थोड़ी देर पहले बनाई है। ये बनाए देखिए, बना एक मिनट खुद से बना, जितना पॉसिबल है एक्सप्लेन किया था, जितना मैंने उतना आप भी कर। जी बेटा हमेशा ऐसे होता है, बल्कि लिखा भी ऑन एक्विजिशन 1 लाख ऑन एक्विजिशन। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर नहीं हुई तो पेरेंट ने कब करनी है? एक्विजिशन डेट पे, बस लिखा भी होगा 1 लाख ऑन एक्विजिशन। मतलब ये हमेशा ऐसे ही है, एक्विजिशन डेट पे ही करना है ताकि पता चले फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स थी कितनी और इसके अगेंस्ट पेरेंट ने पे कितना किया और कितना एक्स्ट्रा पे किया या कुछ कम के पे किया। सब्सिक्वेंटली भी रिवैल्यूएशंस हो सकती हैं, लेकिन गुडविल की वर्किंग करते हुए एक्विजिशन डेट पे ही एडजस्टमेंट करना। तो accumulated appreciation credited by 30, retained earnings of subsidiary, opening retained earnings of subsidiary debit by 20, which definitely affect the opening CRE and NCE, and 10 जो इस साल का है वो depreciation debit है और this 10 will also affect the NCE. NCE will be affected. ठीक है सर? इसमें सर आगे ना एक डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, उससे मैंने कल डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाए, तो इसको बस इस एग्जांपल को वर्क रखें। इन दिनों में आहिस्ता 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 जो हम आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ चलना कंपलसरी है, ऐसे ही सर? आपको कैसे क्या लग रहा है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो ये इस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिएगा जहां तक हो जाए। बाकी इसमें जो भी डिविडेंड आएगा उसको आप सोच लें जो समझ आता है, बाकी फिर मैं बातें कल करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।